अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यासर आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा भारत जहां पाकिस्तान को 2 T20 और 3 एक रोजा मैचों की सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने, जिसको हेड कर रहे हैं अपने वक्त के साबिक टेस्ट स्पिनर इकबाल कासिम, उसने 2 मुख्तलिफ टीमों का ऐलान किया और बहुत से खिलाड़ी इस टीम में ऐसे हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको एक फॉर्मेट के लिए मुंतखब किया गया, कुछ सीनियर खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें दोनों फॉर्मेट के लिए मुंतखब नहीं किया गया, और आज हम इसी पर बात करेंगे अपने शो में। और जनाब, ये तो आप जानते ही हैं कि टीम में T20 की शाहिद आफरीदी मौजूद है, लेकिन एक रोजा टीम के लिए उन्हें मुंतखब नहीं किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने दौरा भारत के लिए टीम मुंतखब की है, उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन बासित अली साहब को खुशामदीद कहेंगे स्टूडियो में, और उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। गुफ्तगू सिकंदर आपसे शुरू करूंगा। इस दौरे के लिए जो हमने फास्ट बॉलर का चुनाव किया है, आपको क्या लगता है? भारत की विकेट ऐसी है जिनके बारे में कहा जाता है वो बैटिंग पैराडाइज है, नए फास्ट बॉलर को ले जाने का फैसला आपके ख्याल में कैसा? मैं बिलीव करता हूं कि नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए बहुत फर्मली, मगर सिर्फ ले जाना नहीं होता, फिर उनको खिलाना भी चाहिए। अनवर अली को लेकर गए, आप खिलाया नहीं, अब आपने तो फिर अनवर अली को रखा है साथ में, दूसरी तरफ से क्या नाम है उसका, इरफान को रखा है। आप लेके जाएं, बहुत अच्छी बात है। असद को लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो मीडियम पेसर है, मगर खिलाएं तो। या फिर ये कि आप इतना प्रॉमिसिंग हो कि वो आप उसको ले जाते हैं। हमारे दौर में ये होता था कि साथ रख लिया करते थे, उनको आप घुमा के लेके आते थे, और साथ में साइड मैचेस हो तो वो खेल कर आता था, एक्सपोजर होता था। यहाँ साइड मैचेस नहीं है, यहाँ पे 2 मैच हैं और फिर 3 मैच हैं। उसमें अगर हमारे जो मेन बॉलर्स हैं फिट होंगे तो उन्हें आई डोंट थिंक सो कि मौका मिल सकेगा। जुनेद की बहुत अच्छी चॉइस है, उन्होंने दोनों फॉर्मेट में रखा, सही किया। वहाब को भी मेरे ख्याल से दोनों फॉर्मेट में रखना चाहिए था, मगर पता नहीं क्यों उन्होंने एक फॉर्मेट में रखा है, दूसरे फॉर्मेट नहीं। तो हमारे फास्ट बॉलर्स इतने बुरे नहीं हैं जितने के नज़र आ रहे थे पिछले दिनों, मगर ये कि अच्छा अभी उसमें कोई जेन्युइनली फास्ट बॉलर नहीं है, कोई खतरनाक किस्म का जिसकी कोई दहशत हो, मगर जुनेद आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। अच्छा बासित, टीम पर आपसे इससे पहले कि मैं बात करूं, बहुत अहम सवाल जो इस वक्त लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है, क्रिटिक्स इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने T20 टीम का इंतखाब किया, आपने एक रोज़ा टीम का इंतखाब किया, प्रेसिडेंट कप 4 दिन का टूर्नामेंट हो रहा था, डोमेस्टिक T20 की कारकर्दगी पर आपने ठीक के 2020 के लड़कों को मुंतखब किया, लेकिन जो प्रेसिडेंट कप के परफॉर्मर्स को आपने इस सीरीज़ के लिए मौका दिया है, उस पर लोगों के जहन में बहुत सवाल आते हैं। नहीं यार, देखें, इसमें एक चीज़ है, जो जिन्होंने परफॉर्म करा है वो नो डाउट वो प्लेयर अच्छे हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे उमर अमीन को लिया, हारिस सोहेल को लिया, या जुल्फ़िकार बाबर को लिया, तो ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है। एक नाम मैं लेता चलूँ, अली वकास, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि कौन टॉप स्कोरर है। लोग यही समझ रहे हैं कि उमर अमीन टॉप स्कोरर है अभी, लेकिन नहीं, अभी फाइनल मौजूद है। अगर वो 120 रन बनाता है तो अली वकास टॉप स्कोरर हो जाएगा। फिर वहाँ पर ये देखा जाएगा आया उसे अगले टूर पर कंसीडर करते हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो टीम बनाई है इकबाल भाई ने, मेरा इकबाल भाई एंड कंपनी ने, मेरी नज़र में बहुत अच्छी टीम बनाई है। मतलब ये वेकअप कॉल है सीनियर्स के लिए कि जिस तरह उन्होंने पहले शायद अपना यूनुस खान को ड्रॉप करा, इस दफ़ा वनडे फॉर्मेट में आफरीदी को ड्रॉप करा और शुएब मलिक को ड्रॉप करा, तो ये सारे प्लेयर्स के लिए वेकअप कॉल है कि जो परफॉर्म नहीं करेगा वो अब घर जाएगा। सिकंदर, 8 विकेटें आपने एक इनिंग्स में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में ली। इस सीरीज में फास्ट बॉलर के बारे में आप क्या कहेंगे? चाहे वनडे के कैप्टन मिसबाहुल हक हों, चाहे T20 के कैप्टन मोहम्मद हफीज हो, दोनों इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इंडिया में अगर आपको जीतना है तो आपके फास्ट बॉलर जो है ना वो अच्छे होने चाहिए। नहीं देखिए, पिचेस तो एक वैसी होंगी जैसे होने हैं। तो हम अभी तक जितने भी परफॉर्मेंस किया है, हमारी जो पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान टीम ने हमारे फास्ट बॉलर्स ने वहाँ दहशत फैलाई है। चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे शोएब अख्तर हो, उससे पहले इमरान खान थे, वक़ार यूनुस थे, इन लोगों की जो दहशत थी वो अलग थी। तो ऐसा कोई दहशत वाला बॉलर तो नहीं है इनमें, मगर वो जो कह रहे हैं इस वक्त जो भी हमारे पास बेस्ट पॉसिबल जो चॉइसेस हैं उसके अंदर उमर गुल गुड चॉइस। मुझे बड़ी खुशी है उनको दोनों फॉर्मेट पे रखा है, उनको नहीं काटा गया। जुनेद बिल्कुल सही है। अब उनके सपोर्टिंग एक्ट के अंदर ना एक तरफ तो आ गए हैं आपके इरफान, एक तरफ उनको ले आया गया सोहेल तनवीर को। तो वो जो सपोर्टिंग एक्ट है वो कितना सपोर्ट करते हैं, यानी कि हमारी जो मेन स्ट्राइकिंग बॉलर्स होंगे वो उमर गुल और जुनेद होंगे, साथ में वो सपोर्ट होगी उनको दूसरे बॉलर्स की तरफ से। तो देखें हर फॉर्मेट में चाहे कैसी विकेट क्यों ना हो, फास्ट बॉलर्स काम आते हैं।
कहीं भी रिवर्स स्विंग होने लगे तो काम आ जाता है, या वैसे नए बॉल से भी। तो मगर पूरा उसके ऊपर डिपेंड कर देना कि सिर्फ फास्ट बॉलर ही आउट करेंगे, वो इतनी अच्छी बात नहीं है। आपको मिक्स लेके चलना पड़ेगा। 2 T20 और 3 एक रोजा मैच किन बैट्समैनों को इस दौरे के लिए मुंतखब किया गया? अगर इन बैट्समैनों की तरफ हम एक निगाह डालें तो दोनों फॉर्मेट में मोहम्मद हफीज़ मौजूद होंगे। फिर उसके अलावा मिसबाह-उल हक एक ऐसे बैट्समैन है जो कि वनडे टीम में पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं। साथ साथ यूनुस खान की टीम में वापसी हुई है, जिस तरह हम बात कर रहे थे। नौजवान खिलाड़ियों में अगर हम बात करें तो उमर अमीन है, उनके साथ हारिस सोहेल हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। उमर अकमल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा होगा। उसके साथ शोएब मलिक को T20 टीम में रखा गया, वनडे टीम में उनको मुंतखब नहीं किया गया। बासित, आप किस तरह देख रहे हैं उमर अकमल के लिए ये दौरा, उनको टीम में रखा गया? बहुत अहम रोल होगा इस टूर पे, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे अगर उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो मेरा ख्याल है फिर साउथ अफ्रीका टूर के लिए उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आम तासुर यही दिया जा रहा है पब्लिक में भी और उसमें कि बहुत ज़्यादा चांसेस दे दिए गए हैं। लेकिन अगर वो परफॉर्म करता है तो वेल एंड गुड है, पाकिस्तान के लिए बहुत ही कारआमद बैट्समैन है। लेकिन उसका परफॉर्म करना, उसका नंबर, उसे किस नंबर पे बैटिंग कराई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। बासित अली हमारे साथ मौजूद हैं और सिकंदर बख्त स्टूडियो में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे भारत की। शाहिद आफरीदी को क्यों नहीं लिया गया वनडे टीम में, और अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, इस पर हमारे एक्सपर्ट क्या राय रखते हैं? दौरे भारत में क्या सीनियर क्रिकेटर बहुत ज़रूरी हैं या जूनियर्स पर भी इन्हिसार किया जा सकता है? बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। 436 पर बड़ी तादाद में आपके SMS हमें मौसूल हो रहे हैं और ज़्यादा लोगों का ख्याल ये है कि सीनियर्स को दौरा भारत में मौका देना चाहिए था। बिलखुसूस शाहिद आफरीदी को वनडे टीम में रखना चाहिए था। सिकंदर, इत्तलात ये है कि अगर शाहिद आफरीदी T20 में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको वनडे सीरीज में भी रख लिया जाएगा, जिस तरह दुबई में पहले जो परफॉर्म किया सोहेल तनवी ने, तो फिर उनको वनडे टीम में भी रख लिया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर और प्रेशर बिल्डअप करने वाली बात है। एक प्लेयर को पर इतना ज़्यादा भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो बेचारा बिल्कुल ही क्रैक कर जाए। ऐसे मौके पे अगर या तो मेरे ख्याल से उनको रख ही लेते, इसलिए कि जैसे वो सब कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर, इसमें नए जो कम मतलब के कमज़ोर जहन वाले बंदे नहीं चल सकेंगे। यू हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अच्छा, आप भी माजी में सिलेक्शन कमेटी का सर हैं, अगर आप इस सिलेक्शन कमेटी में बैठे रहते तो आप क्या कहते हैं शाहिद आफरीदी के सिलेक्शन पे? दुनिया का ये असूल है, जितने भी बड़े खिलाड़ी होते हैं आप उनको बुलाकर उनसे बात करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पर जो है रिकी पॉन्टिंग को उनके सिलेक्टर ने बुला के बात की, यहाँ तेंदुलकर से यहाँ के संदीप पाटिल ने आके बात की। पास्ट के अंदर भी लोग जो है बुला के उनसे बात करते हैं। तो शाहिद अफरीदी का जो स्टेटस है उसके हिसाब से उनको बुलाकर सिलेक्टर से आई डोंट नो कितनी बात की, हमने खबरों में नहीं पढ़ा, बुला के ज़रूर उससे पूछना चाहिए कि अब वो क्या फील कर रहा है, उसको क्या उसको इश्यूज़ हैं, क्या है। और जो मैं फील कर रहा हूँ तो वो मैं उसको बताता कि जी मैं ये फील कर रहा हूँ कि आप इतने अच्छा नहीं खेल रहे, व्हाटएवर। तो फिर उससे एक फैसला निकालते कि यार ये बात है। मगर एक चीज़ मैं आपको फिर बोलूँगा, मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी बोलता हूँ कि अगर सीनियर को आप ले जाते हैं जिसने 300-200 मैचेस खेले होते हैं, फिर उसको आप 11 में खिलाएं। बाहर ले जाने के लिए सीनियर को आप, यही सवाल अगर मैं आपकी तरफ लेकर आऊँ बासित, शाहिद आफरीदी के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग बड़ी तादाद में कह रहे हैं कि उनको वनडे टीम में होना चाहिए। अभी तो दौरा कुछ अरसे के बाद है और पहले T20 अगर शाहिद आफरीदी परफॉर्म करते हैं डेफिनेटली फिर वनडे टीम का भी हिस्सा हो सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने पहले भी कहा कि मेरा ख्याल है वनडे टीम में शाहिद आफरीदी होगा। मतलब मुझे एक जिसे आप बोलते हैं ना सिक्स सेंस मेरी बोल रही है कि वनडे जब T20 ख़त्म होंगे तो वनडे में शाहिद आफरीदी को जिस तरह सिकंदर ने ये बात कही कि अगर इस तरह की कोई बात है तो शाहिद आफरीदी पर प्रेशर डेवलप होगा, आप इस पर क्या कहेंगे? आई एम नॉट एग्री कि वो प्रेशर होगा। वो परफॉर्मर है। देखें यूनुस खान टीम से बाहर हुआ, उसने डोमेस्टिक में आया, परफॉर्म करा। अनफॉर्चुनेटली शाहिद आफरीदी टीम से बाहर होता है तो वो डोमेस्टिक नहीं खेल पाएगा, क्योंकि 4 डे क्रिकेट वो नहीं खेलता है, टेस्ट क्रिकेट वो नहीं खेलता है। हमारे वनडे होता ही बहुत कम है 50 ओवर का, तो उसके लिए तो कोई चांस नहीं ना कम बैक करने का। ये भी आप मद्देनजर रखें। या तो वो नहीं फिर उसको खेलना चाहिए जाकर। वो टेस्ट क्रिकेट की फॉर्मेट नहीं खेल रहा, मगर किसी ने उसको मना नहीं किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के, उसका अपनी फॉर्म के लिए खेलना चाहिए। मैं छोटा सा ब्रेक लूँ, आपसे एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा कि इंडिया का टूर जब भी होता है तो सीनियर्स और ऐसे खिलाड़ी जो थोड़ा सा चढ़कर खेलें, जो थोड़ा सा जो है वो फील्ड में बात करें, ऐसे खिलाड़ी हमें चाहिए। इस टीम को आप किस तरह? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं इसीलिए तो कह रहा था कि मेरे हिसाब से शायद अफरीदी को होना चाहिए था। जहाँ तक प्रेशर बिल्डअप होने की बात है, प्रेशर तो ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि यार अब तुम 2020 में हो, वनडे में नहीं हो, करोगे तो अंदर आओगे,
तो फिर एक फीलिंग्स तो आ जाएगी ना उसके जहन के अंदर कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से जो है उसको इस किस्म के इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो या तो उसको पूरा थ्रू आउट ले जाते, इनका फैसला अभी करा दें, उसके बाद साउथ अफ्रीका का आ रहा है, जितने सीनियर खिलाड़ी हैं उनको फैसला हो जाएगा वो कितने अच्छे हैं, कितना लंबा और खेल सकते हैं। अब्दुल रज़ाक को क्यों नहीं रखा गया और जुल्फ़िकार बाबर क्या डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस दौरा भारत में भी दिखा सकेंगे, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। अब्दुल रज़ाक को दौरा भारत के लिए मुंतखब नहीं किया गया, बासित क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल एक सही डिसीजन है मेरी नज़र में, क्योंकि या इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी, जब आप टीम में नहीं होते ना तो आपको डोमेस्टिक में परफॉर्म करना होता है, और डोमेस्टिक में परफॉर्म करने का तरीका होता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो। और अनफॉर्चुनेटली मुझे जब हमारा मैं आपको पता है सुई नॉर्दर्न गैस के साथ भी हूँ, जब हमारा ZTBL का मैच हुआ हमारा जब, तो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि सारी टीमें 8:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाती थी और रज़ाक 9:45 बजे ग्राउंड में आता था। कि आया ये वनडे मैच हो रहा होता या टेस्ट मैच हो रहा होता, रज़ाक इस टाइम पे आता? बहुत अफसोस हुआ देख के मुझे। आप क्या कहेंगे सिकंदर, एक सीनियर खिलाड़ी की जरूरत है अब्दुल रज़ाक की? देखिए, लास्ट टाइम वो गया तो बाहर बिठाया हुआ था। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, मैं बार बार कह चुका हूँ कि अगर इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी जिसके 200 से ज़्यादा वनडे वगैरह हो तो उसको तो टीम में 11 में हो। अगर 11 में नहीं तो उसकी जगह नहीं बनती। जो बासित ने अभी बात की है कि मैं उसकी सेकेंड करूँगा कि जो सीनियर खिलाड़ी होता है वो एग्जाम्पल सेट करता है, रोल मॉडल होता है नौजवान खिलाड़ियों का। और जब आप पे बुरा वक्त होता है तो आप ग्राउंड में जाके अपने आप को परफॉर्म करना पड़ता है और बेहतर तरीके से करना पड़ता है। अगर इसने तो ज़्यादा ही इज इन्वॉल्व इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो इसको ज़्यादा पता होगा कि वो कितने बजे आता था, कितने बजे नहीं आता था। अच्छा, हम बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को टीम में लेना चाहिए। उमर अमीन को आपने लिया, उन्होंने रन्स के अंबार लगा दिया। आपने जुल्फ़िकार बाबर को लिया क्योंकि रज़ा हसन जो है वो फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार हैं, फिर पाबंदी लगी हुई है अब्दुल रहमान के ऊपर। सोचा जा रहा था कि शायद उनको शामिल कर लिया जाएगा क्योंकि 21 दिसंबर को उनकी पाबंदी खत्म हो रही है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने एतमाद का वोट दिया जुल्फ़िकार बाबर को। दौरा भारत उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा? नहीं, बिल्कुल सही किया। देखें, नौजवानों को कहीं तो खिलाना है ना, वो नौजवानों को किस परफॉर्मेंस पे खिलाएंगे? आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे ही खिलाते हैं, और जब तक आप उनको चांस नहीं देंगे हमें कैसे पता चलेगा वो कितने पानी में। अगर आप इस दफ़ा जुल्फ़िकार को नहीं खिलाते और जुल्फ़िकार बाबर की जगह दोबारा वो अब्दुल रहमान को ले जाते जो कि अपनी पाबंदी को कवर कर, बहुत अच्छा फैसला। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक स्ट्रॉन्ग फैसला था। एक मैसेज भी उन्होंने कन्वे किया अब्दुल रहमान जैसे खिलाड़ियों को कि भैया आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, आपकी वजह से पाकिस्तान का नाम खराब होता है। अपना ही नुकसान नहीं किया उन्होंने, पाकिस्तान का भी नुकसान किया, और बाबर को चांस देकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। और अब उसके ऊपर है, ना कर सका तो बैड लक, अगर कर सकेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। कितना मिडल ऑर्डर महफूज हाथों में देख रहे हैं बासित आप? कई नौजवान खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं और एक बार फिर ऐसा लगता है कि इन नौजवान खिलाड़ियों को ही परफॉर्म करना होगा। नासिर जमशेद दोनों फॉर्मेट की क्रिकेट में मौजूद हैं, हफीज़ दोनों फॉर्मेट की क्रिकेट में मौजूद हैं, लेकिन अगर मिडल ऑर्डर देखें तो मिक्स है, कहीं जूनियर भी हैं कहीं सीनियर भी हैं। अब मुझे T20 की टीम ज़्यादा पसंद आई आया, बीइंग मतलब बैट्समैन जिसमें जो मैच विनर्स है ना वो T20 में ज़्यादा है बनिस्बत वनडे फॉर्मेट में। वनडे में आपके पास अजहर, यूनुस और मिसबा तीनों लाइन से एक ही टाइप के बैट्समैन है। बाद में आता है आपके पास उमर अकमल 6ठे नंबर पे। तो वो मेरा ख्याल है वो जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा बनिस्बत T20 के। T20 के बाद आपके पास नासिर जमशेद है, बहुत एक्सीलेंट फॉर्म में, अहमद शहजाद जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, फिर हफीज़ है, कामरान अकमल है, उमर अकमल है, शुएब मलिक है। लोग शुएब मलिक को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन शुएब मलिक मेरी नज़र में T20 का बहुत समझदार प्लेयर। एक आखिरी सवाल और बहुत ही मुख्तसर, दोनों से मैं जवाब चाहूंगा। भारत की टीम इंग्लैंड के साथ सीरीज खेल रही है, चौथे टेस्ट का जो भी फैसला हो, लेकिन आपको लगता है कि जो भारत की करंट परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज का सबब है? आखिरी टेस्ट मैच के बाद पता चलेगा। अगर उन्होंने भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया और सीरीज बराबर कर देते हैं तो वो वापस कम बैक कर लेंगे। अगर नहीं कर सके, वो मार खा जाते हैं, तो वो पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हो रही उसको अपना एक टारगेट करेंगे कि यहाँ हम दोबारा अपने आप को जमा करें, अपने आप को जो है एक होकर फिर अटैक करें। इसलिए कि पाकिस्तान थोड़ा अंडर प्रेशर आ जाता है जब अभी इंडिया से पिछले दिनों खेला है। बासित आप क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि टेस्ट मैचेस बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है, और जैसी पिचेस हमें नज़र आई हैं जिसमें पेनिसान ने आउट करे, सवान ने आउट करे, तो वो पिचेस डिफरेंट हैं। वनडे और T20 में डिफरेंट पिचेस होंगी। टेस्ट मैच अगर इंडिया तीसरा टेस्ट मैच हार भी जाता है, चौथा टेस्ट मतलब वो तीसरा ही होगा, एक क्योंकि जीता हुआ है। अगर तीसरा टेस्ट मैच हार भी जाता है या ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है, वनडे में इंडिया की बहुत डेंजरस टीम है।
आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। 436 पर आपने भरपूर अंदाज में अपनी राय का इजहार किया और हमारे एक्सपर्ट सिकंदर बख्श और बासित अली ने दौरा भारत के लिए मुंतखब टीम के बारे में अपनी राय का इजहार किया और आपने सुना कि हमारे एक्सपर्ट का कहना यह है कि एक मुतवाज़िन टीम है, नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना अच्छी बात है। आज का प्रोग्राम यहीं समेटते हुए सैयद यासर स्कोर की पूरी टीम के साथ आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।